Hi guys, let's start with 23.2. This starts off with a scenario, right? The scenario being that okay, imagine that government starts with a balanced budget. Government is starting off with a balanced budget. Now, what is a balanced budget? Budget क्या होता है कि हमने कुछ स्पेंडिंग करनी है इस महीने, कुछ हमारी कमाई होगी, राइट? वो बजट में हम एलोकेट करते हैं कि हमारी जितनी भी इनकम आ रही है हम कितना स्पेंड करेंगे। अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूँ तो यही होता है बजट, कि हम एलोकेशन देखते हैं ना बजट में। एलोकेशन की हम मान लो बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है पेरेंट्स को, तो वो एलोकेट करेंगे। ग्रोसरीज लानी है तो वो हो गया बजट का एलोकेशन। तो बजट में यही सब आता है, राइट? बैलेंस बजट क्या होता होगा? बैलेंस बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की का रेवेन्यू जो है, ठीक है, अभी मैं ये भी डिस्कस करूंगी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है और स्पेंडिंग कहाँ कहाँ होती है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू आता है टैक्सेस से, ठीक है, जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। रेवेन्यू का मतलब है कमाई, ठीक है। गवर्नमेंट रेवेन्यू जब इक्वल होगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, स्पेंडिंग मतलब जितना हम कमा रहे हैं थ्रू टैक्सेस हम उतना ही स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस बजट का सिनेरियो, राइट? जब बैलेंस्ड बजट होगा मेरे पास, स्पेंडिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहाँ स्पेंडिंग करती है? गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में स्पेंड कर सकती है, गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में स्पेंड कर सकती है, या गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है। ये हमारे स्पेंडिंग के एरियाज है एंड अ लॉट मोर। एंड रेवेन्यू का मेजर सोर्स हमारा टैक्स है। टैक्स भी अब दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वी नो दैट। ये डिस्कशन का टॉपिक बाद में बनेगा, पहले अभी देख लेते हैं कि ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हमें कैसे किया जा रहा है। तो ये बात हो गया कि मान लेते हैं गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है विद अ बैलेंस्ड बजट। नाउ व्हाट हैपेंस, जब बैलेंस्ड बजट से गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो पब्लिक डेट स्टेबल होता है। व्हाट डज दिस मीन? डेट क्या होता है? सबसे पहले तो डेट मतलब उधार होता है। डेट मतलब उधार, कि गवर्नमेंट कितना उधार ले रही है इकोनॉमी रन करने के लिए। तो उधार पता है कहाँ से लेते हैं हम? उधार हम बाकी किसी कंट्री से ले सकते हैं, हम आईएमएफ से लेते हैं, यू नो दैट, राइट? हम वर्ल्ड बैंक से उधार ले सकते हैं। तो ये हमारे डेट के सोर्सेज है। तो पब्लिक डेट स्टेबल होने का मतलब क्या है? स्टेबल यहाँ पे जीरो भी इंडिकेट कर सकता है। स्टेबल या जीरो होने का मतलब है कि जब हमारे पास बैलेंस बजट है, जितना रेवेन्यू है सरकार का उतना ही स्पेंड हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं है। ऐसी कोई स्पेंडिंग नहीं है जो टैक्सेस के थ्रू आ ही नहीं रही। तो जितना पैसा हम कमा रहे हैं उतना ही पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं, ये बैलेंस है। बट मान लो मेरी स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए बट मेरी कमाई बहुत कम है। मेरी स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है बट मेरी रेवेन्यू अभी भी कम है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैं स्पेंड कर रही हूँ, ये जो मैं एक्स्ट्रा स्पेंड कर रही हूँ, ये मैं ना डेट लेके स्पेंड कर रही हूँ, डेट लेके स्पेंड कर रही हूँ। और यही डेट इस केस में जीरो है, क्योंकि हम इस केस में तो डेट ले ही नहीं रहे, बैलेंस बजट का सिनेरियो है, राइट? अभी मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ना टैक्सेस कट कर दिया, ठीक है। लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कट कर दिए। गवर्नमेंट हैज कट टैक्सेस, लेकिन उसने स्पेंडिंग नहीं कट करी। स्पेंडिंग नहीं कट की है गवर्नमेंट ने। इसका क्या मतलब है पहले तो ये देखो। अगर मैंने टैक्सेस को कम कर दिया, टैक्सेस को मैंने कम कर दिया बट मैंने स्पेंडिंग को कम नहीं किया है, ये सिचुएशन सबसे पहले नोट डाउन कर लो। ये सिचुएशन होता है बजट डेफिसिट का। अब इसका मतलब क्या है? बजट डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी को हम डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी वर्ड सुना है ना? तो डेफिसिट, बजट डेफिसिट। डेफिसिट कैसे होगा? गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिया। तो जब टैक्स कट कर दिया, मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ गवर्नमेंट लिख देती हूँ। जब गवर्नमेंट ने टैक्स कट कर लिया तो क्या मेरा रेवेन्यू ज्यादा है क्या? नहीं ना, मेरा रेवेन्यू कम हो गया। किससे कम है मेरा रेवेन्यू? मेरा रेवेन्यू कम है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। क्यों? क्योंकि मैंने टैक्स कट कर दिया है तो मेरा रेवेन्यू कम हो गया है स्पेंडिंग से। इस केस में हो रहा है बजट डेफिसिट, मतलब मेरा स्पेंडिंग अभी भी एक्स्ट्रा है। जो हमने डेट वाला केस डिस्कस किया था, मेरा स्पेंडिंग एक्स्ट्रा है तो मुझे डेट लेना पड़ेगा। ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप को अगर मुझे कवर करना है, कौन सा गैप? रेवेन्यू और स्पेंडिंग के बीच का गैप, क्योंकि यहाँ पे स्पेंडिंग ज्यादा है। ये गैप कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोरो करेगी। भाई उधार लेना, ठीक है, बोरो करना, गवर्नमेंट बोरो करेगी। पता है बोरो कैसे करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या इशू करती है पता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करती है। बॉन्ड्स क्या होता है? वी विल डिस्कस दिस, बॉन्ड्स क्या होता है इन डिटेल। अभी के लिए समझ लो, बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और इससे क्या होता है कि पब्लिक, मान लो बॉन्ड्स खरीद रही है, पब्लिक इज बाइंग बॉन्ड्स, पब्लिक बॉन्ड खरीद रही है, ठीक है। और उसको पैसे मिलेंगे इसके बदले। तुम पब्लिक बॉन्ड्स खरीद रही है, किसको पैसे मिलेंगे? गवर्नमेंट को। तो पब्लिक एक तरह से गवर्नमेंट को लोन दे रही है, लोन्स आउट टू गवर्नमेंट।
पब्लिक गवर्नमेंट को लोन दे रही है क्योंकि उसने बॉन्ड इशू किए, तो गवर्नमेंट के पास पब्लिक का पैसा आ गया, मनी। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड्स इशू करके जो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ आ रहा है वो गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है। ठीक है, तो बॉन्ड्स इशू करते हैं हम, इससे पब्लिक डेट इंक्रीज होता है। वही जो हमने अभी डिस्कस किया, पब्लिक डेट होता ही क्या है, यही होता है ना पब्लिक डेट, की मेरी स्पेंडिंग ज्यादा है तो मैंने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं। जब मैंने बॉन्ड्स पब्लिक के हाथ में दिए, पब्लिक ने मुझे अपना पैसा दिया, मुझे बॉन्ड्स इशू करने के लिए पब्लिक को इंटरेस्ट रेट देना होता है। एक बॉन्ड्स जब पब्लिक खरीद रही है तो पब्लिक को एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मेरे खर्चे का पार्ट बन रहा है। लेकिन मेरे पास अभी के लिए क्या आ रहा है, पब्लिक का पैसा आ रहा है, तो मैं उसको स्पेंडिंग में यूज कर सकती हूँ। बट इन अ वे तो डेट ज्यादा है ना। ऐसा तो है नहीं कि बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से पैसे ले लिए, पब्लिक को बदले में कुछ नहीं देना है, पब्लिक को बदले में मुझे इंटरेस्ट रेट पे करना है। और ये जो इंटरेस्ट रेट मुझे पे करना है, ये मेरे उधार का पार्ट है, ये मेरे डेट का पार्ट है। राइट। तो इस सिचुएशन में शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, देखो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन सिनेरियो दोनों समझेंगे। अभी शॉर्ट रन देखते हैं। शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, डेफिसिट तो ऊपर जा ही रहा है, डेफिसिट गोज अप, क्योंकि हमारी स्पेंडिंग ज्यादा थी। हमने यही देखा था ना ये सिनेरियो, की मान लेते हैं गवर्नमेंट ने टैक्सेस कट कर दिए, टैक्स तो नहीं ले रहे पर स्पेंडिंग अभी भी कर रहे हैं, तो डेफिसिट हो गया और डेट भी ऊपर चला गया। डेट कैसे ऊपर गया, अभी हमने देखा कि मान लो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू कर दिए, तो बॉन्ड्स इशू करने की वजह से डेट भी ऊपर हो गया है। शॉर्ट रन में ये दो फिनोमिनाज होते हैं। ओके, ओवर टाइम क्या होता है अब। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि व्हाट हैपेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब देखो, मान लो कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रन अ डेफिसिट, मतलब डेफिसिट कंटिन्यू होने जा रहा है, डेफिसिट अभी भी है। डेफिसिट होने का मतलब क्या है, कि रेवेन्यू जो है मेरा वो लेस है मेरी स्पेंडिंग से। ठीक है, तो मान लो तो गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रन अ डेफिसिट, तो टैक्सेस नो है बट स्पेंडिंग रिड्यूस नहीं हुई। तो जब डेफिसिट कंटिन्यू होगा तो तुम खुद बताओ, विल द डेट डेट कीप राइजिंग और नॉट। डेट तो बढ़ते रहेगा ना, डेट विल कीप राइजिंग, क्योंकि मेरा कंटिन्यूअसली स्पेंडिंग ज्यादा है। कंटिन्यूअसली स्पेंडिंग होने की वजह से मुझे डेट तो कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा, तो डेट विल कीप राइजिंग। बट क्या होता है अब, एक बात सोचो, क्या कोई ऐसी इकोनॉमी है जो मतलब डेट में चली जा रही है, चली जा रही है। डेट कैन नॉट ग्रो फॉर एवर, राइट। डेट कैन नॉट ग्रो फॉर एवर, इसको हमको रिड्यूस तो करना होगा ना कैसे भी। एक बार उधार तुम पे आ गया तो तुम क्या और कर्ज लेते जाते हो कि उधार बढ़ता जाए। कभी तो एक टाइम पे यू विल थिंक ना कि व्हाट शुड आई डू टू रिड्यूस दिस डेट। तो डेट कैन नॉट ग्रो फॉर एवर इन एनी इकोनॉमी एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। मतलब देखो, इसका क्या मतलब है, कंट्री एक तरफ से प्रोग्रेस कर रही है, मतलब जीडीपी मतलब हमारा जो टोटल आउटपुट है ये बढ़ रहा है। कंट्री में आउटपुट बढ़ रहा है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ डेट भी इंक्रीज हो रहा है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि जीडीपी भी बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए और हमारा डेट भी बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। ये सिनेरियो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है। तो डेट हमेशा, इट कैन नॉट ग्रो फॉर एवर एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। और एंड आफ्टर सम टाइम जो लोग उधार दे रहे हैं, लेंडर्स जो हैं, दे विल वरी कि यार ये गवर्नमेंट जो है ना, दिस गवर्नमेंट कैन नॉट रीपे अस। इसने हमसे उधार तो ले लिया बट इट कैन नॉट रीपे अस, तो तुम क्रेडिबिलिटी लूज कर दोगे लेंडर्स के सामने, कि लेंडर्स को लगता है कि ये गवर्नमेंट कभी रीपे नहीं कर सकती। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेट को स्टेबलाइज करना होगा। मुझे इस डेट को स्टेबलाइज करना होगा। स्टेबलाइज करने का क्या मतलब होता है, डेट को स्टेबलाइज करने का मतलब है डेट को कम करना होगा मुझे। अब डेट को कम करना है तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू एडजस्ट माई फिजिकल पॉलिसी। मुझे अपनी फिजिकल पॉलिसी को एडजस्ट करना होगा। फिजिकल पॉलिसी कौन लेके आता है, गवर्नमेंट लेके आती है भाई। जो स्पेंडिंग और टैक्सेशन का डिसीजन होता है ना, फिजिकल पॉलिसी में यही तो डिसाइड होता है कि कितनी स्पेंडिंग रखनी है, कितने टैक्सेस लेना है, तो गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। तो ये जो फिजिकल पॉलिसी मुझे एडजस्ट करना है, अभी तक हमने क्या किया था, टैक्स कट कर दिया था, रिमेम्बर, टैक्स कट कर दिया था बट स्पेंडिंग वही था। तो अभी टैक्स पे आ जाते हैं। जब मुझे फिजिकल पॉलिसी एडजस्ट करना है तो आई हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस लेटर ऑन, क्योंकि मैंने पहले तो टैक्स नहीं लिए। स्पेंडिंग हाई स्पेंडिंग हाई स्पेंडिंग हाई, आई वाज नॉट टेकिंग टैक्सेस, लेकिन मुझे स्पेंड टैक्सेस को बाद में इंक्रीज करना होगा, या तो मुझे स्पेंडिंग को रिड्यूस करना होगा। या तो टैक्सेस बढ़ाऊं या तो स्पेंडिंग बढ़ाऊं, या दोनों का मिक्स करना होगा, कि थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देते हैं एंड थोड़ा सा स्पेंडिंग कम कर देते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू इवेंचुअली रिटर्न टू अ सस्टेनेबल फिजिकल पाथ, कि ठीक है अब हमने बहुत ऐसे गंदे काम कर लिए कि हम क्या कहते हैं, स्पेंडिंग को हम बढ़ा रहे थे, हम टैक्सेस नहीं ले रहे थे, बट नाउ वी वांट टू रिटर्न। अब एक चीज देखो, इससे होगा क्या, सी, गवर्नमेंट का, देयर इज इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट।
ये क्या होता है? आई एम श्योर ये टर्म से हम फेमिलियर हैं पहले, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। व्हाट इज दिस? अब ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी कोर आइडिया इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या होता है? आई जस्ट राइट इट डाउन हियर। इसका मतलब है द प्रेजेंट वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, present value of government spending must equal the present value, the present value of taxes over time, of taxes over time. What does this mean? अब एक बार ये क्लियरली देख लें। इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टुडे, राइट? आज के दिन में तो गवर्नमेंट बोरो कर रही है और टैक्स भी नहीं ले रही है, ठीक है। बहुत अच्छा सिचुएशन है ये। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट बोरो कर रही है, ठीक है। बट इवेंचुअली इट हैज टू रीपे, राइट? इवेंचुअली टैक्स अभी बोरो कर लिया बट इवेंचुअली यू हैव टू रीपे, और अभी तो तुमसे टैक्स नहीं ले रहे ना। तो जो रीपे करने का टाइम आएगा तो क्या करेंगे? ये रीपे कैसे करेंगे हम? थ्रू फ्यूचर सरप्लस। मतलब अभी हम डेफिसिट में चल रहे हैं, राइट? क्योंकि अभी हमारी स्पेंडिंग ज्यादा है टैक्सेशन से, लेकिन फ्यूचर में एक सरप्लस आना होगा। सरप्लस कब आएगा? जब टैक्स ज्यादा हो स्पेंडिंग से, या रेवेन्यू ज्यादा हो स्पेंडिंग से, तो तब सरप्लस आएगा एंड इट विल, यू विल रीपे द बोरोड अमाउंट थ्रू फ्यूचर सरप्लस, विच विल मीन विच विल मीन कि तुम फ्यूचर में जाके टैक्सेस को बढ़ाने वाले हो। यू आर गोइंग टू हाइक द टैक्सेस, ठीक है, या तुम स्पेंडिंग को लो कर देने वाले हो, ठीक है। यही मतलब होता है इसका। एंड इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट का भी यही मतलब होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अभी गवर्नमेंट जितना स्पेंड कर रही है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, दिस शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्सेस ओवर टाइम। देखो, मान लो 5 साल स्पेंड किया एंड 5 साल तुमसे टैक्स नहीं लिया। ये जो 5 सालों में जो टैक्स बना ना, T1, T2, T3, T4 एंड T5, ये जो 5 सालों में टैक्सेस बना, इनकी प्रेजेंट वैल्यू बराबर होगी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब ये जो 5 सालों में टैक्स हमने नहीं लिया, इतना ही हम स्पेंड कर रहे हैं, और बाद में हम इतना ही पोर्शन, ये जो 5 सालों का टैक्सेस है, इसी को टैक्स हाइक के तौर पे लेंगे। हम टैक्सेस अचानक बढ़ा देंगे, हम स्पेंडिंग कम कर देंगे। गवर्नमेंट को रीपे करना है, पैसे कहाँ से लाएंगे? फ्यूचर में। अभी मान लो आपसे हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, स्पेंडिंग हमारी हाई है, बट फ्यूचर में तो हमें जो बोरोड अमाउंट है उसको रीपे करना होगा ना विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो होगा हायर टैक्सेस से, ठीक है। और देखो, टैक्स कितने कितने से इंक्रीज होगा? मान लेते हैं अभी जस्ट एन एग्जांपल कि 10% टैक्स था, लेकिन 5 साल हो गए हमसे टैक्स नहीं लिए गए, तो अब अमाउंट यहाँ पे क्या होगा? ये है क्वेश्चन। सो लेट अस सी कि यहाँ पे अमाउंट क्या होगा। एंड ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि इनिशियल टैक्स कट कितना बड़ा था सबसे पहले, ठीक है। इनिशियल टैक्स कट मतलब जो हमसे नहीं लिया गया टैक्स अमाउंट, वो कितना था। गवर्नमेंट वेट कितना करती है, हाउ लॉन्ग डज गवर्नमेंट वेट, ठीक है। गवर्नमेंट वेट कितना करती है, एक तो ये इस पर डिपेंड करेगा, राइट। द थर्ड पॉइंट इज कि डेट पे इंटरेस्ट रेट कितना है, राइट। अभी तक हमने देखा कि इनिशियल टैक्स कट कितना हुआ, कितने देर गवर्नमेंट ने वेट किया है, ठीक है, और कितने देर के बाद उन्होंने डेफिसिट को फिक्स करने के लिए कुछ टैक्स कलेक्ट हम हमसे करना वापस स्टार्ट किया है। थर्ड है कि इंटरेस्ट टोटल कितना है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना है डेट पे अब तक, ठीक है। और लास्ट है कि इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, मतलब जीडीपी कितने तेजी से इंक्रीज कर रहा है, हाउ फास्ट जीडीपी इज इंक्रीजिंग बाय, ठीक है। तो एक इंट्यूशन देखो क्या होता है यहाँ पे। मान लेते हैं ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको लेट अस डिनोट विद आर, और डेट को डिनोट करते हैं जी से। तो यहाँ इंट्यूशन क्या है? यहाँ पे हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है आर, ठीक है, अगर ये हाई है देन द ग्रोथ, मतलब इंटरेस्ट रेट ही मेरा हाई है, मेरी इकोनॉमी स्लोली ग्रो कर रही है, ठीक है। तो डेट का बर्डन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? खुद सोचो। डेट का बर्डन इंक्रीज होगा क्योंकि इकोनॉमी स्लोली ग्रो कर रही है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट रेट जो है डेट पे वो हाई है, तो डेट का बर्डन इंक्रीज होता है, ठीक है। डेट बर्डन इंक्रीजेस फास्टर देन जीडीपी। जीडीपी से तो ज्यादा फास्ट हमारे डेट का बर्डन ग्रो कर रहा है, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि मुझे, देखो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट हाई है, जी जो मेरा ग्रोथ है वो स्लो है, तो एक बात सोच के बताओ कि जो मैं टैक्स बाद में फ्यूचर में गवर्नमेंट इम्पोज करने वाली है, ठीक है, वो छोटा होगा या बड़ा होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी लार्जर। लार्जर टैक्स इंक्रीज होने वाला है लेटर ऑन, राइट।
तो ये था इस पूरे कॉन्सेप्ट का पॉइंट। एंड एक और चीज देख लो, मान लेते हैं कि हमारा ग्रोथ जो है ना वो फास्ट है, हमारा जो इंटरेस्ट है डेट पे उससे ज्यादा फास्ट हमारा ग्रोथ है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कैन इट ग्रो आउट ऑफ द डेट? यस इट कैन, गवर्नमेंट कैन ग्रो आउट ऑफ द डेट। ग्रो आउट ऑफ द डेट का मतलब क्या है कि हम कर्ज से बाहर निकल सकते हैं, वी कैन ग्रो आउट ऑफ इट। ठीक है, तो हमें इसमें फ्यूचर में लार्जर टैक्स इंक्रीज चाहिए होगा या कम से कम चल जाएगा? तो यहाँ पे कम से कम चल जाएगा, तो यहाँ पे जो टैक्स हाइक्स होंगे वो छोटे होंगे, यहाँ पे स्मॉलर टैक्स हाइक्स होंगे, राइट? तो दिस वाज द होल पॉइंट। And I'll also take a numerical example to make you understand this a little better. So I just wanted to, create a base जिसके basis पे हम आगे पढ़े, so that becomes easy for you. अभी मान लेते हैं कि हमारे जो टैक्सेस कट हुए हैं ना वो 100 रुपीज कट हुए हैं, मान लो। ठीक है, ये टैक्स कट है, हमसे 100 रुपए नहीं लिए जा 100 रुपए कम लिए जा रहे हैं इन टैक्सेस। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर 100 रुपीज टैक्स कट है तो क्या मेरा 100 रुपए का ही डेफिसिट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि स्पेंडिंग चेंज नहीं हो रही है, स्पेंडिंग सेम है। तो स्पेंडिंग चेंज नहीं हो रही तो डेफिसिट में एक ही कंपोनेंट है ना, जितना मैंने टैक्स कट किया उतने का मेरा डेफिसिट हो गया। ठीक है, मान लो अज्यूम करो इंटरेस्ट रेट जो है ऑन द डेट वो है 5%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 5% है और गवर्नमेंट एक साल वेट करती है कि एक साल हमने टैक्सेस नहीं लिए, एक साल के बाद हम टैक्सेस लेंगे। अब मुझे एक बात सोच के बताओ कि नेक्स्ट ईयर मेरा डेट कितना होगा? नेक्स्ट ईयर 5% है ना इंटरेस्ट, तो डेफिसिट 100 रुपए का था तो मैंने 100 रुपए ही डेट में भी लिए, है ना? क्योंकि 100 रुपए तो कम पड़ रहे थे तो 100 रुपए ही लूंगी ना उधार में, 100 रुपए डेट में लिए हैं, 5% का इंटरेस्ट है उस पे। तो अगर मैं मैथ्स करूँ तो ये क्या होता है? 100 रुपीज तो ओरिजिनल जो रीपे करना ही है, एक साल वेट किया है, एंड 5% के हिसाब से ये क्या हो जाता है? 105 रुपए। ठीक है, 5% ऑन 100 आफ्टर 1 ईयर इज 105 रुपीज। ठीक है, तो मुझे 105 रुपए देने हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट को डेट रीपे करना है, ये 105 रुपए के फॉर्म में। टैक्स कट सिर्फ 100 रुपए हुआ था, लेकिन डेट कितना रीपे करना है? 105 रुपए रीपे करना है। तो क्या, एक बार बताओ, will the government raise taxes by 105 rupees the next year? Logically, yes. इस साल गवर्नमेंट ने 100 रुपए टैक्स कट किए थे, बट इट विल रेज टैक्सेस बाय 105 rupees the next year. ठीक है, okay. So this was the whole point. Now moving ahead, we will now discuss the arithmetic of deficit and debt. Arithmetic of deficit and debt. Okay, let us see ये क्या है. Okay, so this starts off with an equation. I'll write it down. This is budget deficit, budget deficit in year T. Budget deficit in year T. क्या है budget deficit in year T? It is deficit in year T is equal to R BT minus 1 plus GT minus TT. अब इसका मतलब क्या है? Let us also understand that. ठीक है, हमने यहाँ जो मेंशन किया है कि बजट डेफिसिट ये है, इसका मतलब क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे द फर्स्ट कंपोनेंट ये डेफिसिट है कि टी ईयर्थ टीएथ ईयर में क्या डेफिसिट है। तो कंपोनेंट्स देखना स्टार्ट करते हैं। बीटी माइनस वन क्या है? सबसे पहले ये गवर्नमेंट डेट है। बीटी माइनस वन इज द गवर्नमेंट डेट एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मान लो अभी 2025 है तो 2024 के एंड तक क्या डेट था। ठीक है, टी माइनस वन का क्या मतलब है? अगर ये मान लो T2 है, ठीक है, यहाँ पे टी माइनस वन मतलब 2 - 1 विच इज पिछले साल की बात। अगर ये सेकेंड ईयर चल रहा है तो पिछले साल की बात। ठीक है, तो ये पिछले साल की बात कर रहा है कि लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर हमारे पास टोटल गवर्नमेंट डेट कितना था। ठीक है, एंड व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स कि हाउ मच द गवर्नमेंट ऑलरेडी ओज। ठीक है, गवर्नमेंट कितना ऑलरेडी ओ करती है, मतलब उसको इतना, देखो बी एक डेट बोरो किया मान लो, इतना तो बोरो कर ही लिया था लास्ट टाइम, तो उस पे एक इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो गवर्नमेंट कितना ओ करती है इस साल के फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले, मतलब मान लो ये जो साल है दिस इज 25-26, तो इसके स्टार्ट होने से पहले, इस फिजिकल ईयर के स्टार्ट होने से पहले, फिजिकल एक्टिविटीज के स्टार्ट होने से पहले जो उधार है उस पर गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट ओ करती है, ये कंपोनेंट है बीटी माइनस वन, मतलब कितना डेट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी था। आर क्या है यहाँ पे? आर इंटरेस्ट रेट है एंड इट इज रियल इंटरेस्ट रेट।
रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रियल इंटरेस्ट रेट में हम इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हैं, एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एक इंटरेस्ट लग रहा होगा, जो डेट पहले ले चुके हैं हम, BT-1, पिछले ईयर जो डेट लिया था उस पे एक इंटरेस्ट लग रहा होगा, ठीक है, ये आर हो गया, ये यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम किया है हमने। अब ये देखो ये कंपोनेंट क्या हो गया, टोटल RBT-1 क्या हो गया अब यहाँ पे? RBT-1 का मतलब है कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट कितना करना है, गवर्नमेंट कितना ओ करती है, इंटरेस्ट पेमेंट द गवर्नमेंट ओज ऑन इट्स एग्जिस्टिंग डेट, ऑन इट्स एग्जिस्टिंग डेट। एग्जिस्टिंग डेट क्या था? एग्जिस्टिंग डेट वाज BT-1, उस पे कितना इंटरेस्ट पे करती है गवर्नमेंट, वो मतलब हो गया इसका यहाँ पे टोटल, क्योंकि हम इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, एक तो डेट लिया उस पे जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ओ करती है वो हो गया RBT-1, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट कितना गवर्नमेंट ओ करती है एग्जिस्टिंग डेट पे। अब एक चीज, इसको क्या हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग समझ सकते हैं कि हमने जो बोरो किया उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ा? बोरो तुमने 100 रुपए किया है मान लो, पर पे अगर तुम मान लो 105 रुपए कर रहे हो, तो मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक्चुअली में मैंने कितना पे किया? 105 रुपए, और इसमें 5% मेरा इंटरेस्ट रेट आ रहा है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो गया। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट है मेरा यहाँ पे जीटी। जीटी क्या होता है? जीटी है गवर्नमेंट का रियल स्पेंडिंग, रियल स्पेंडिंग। गवर्नमेंट किस पे स्पेंड करती है? गवर्नमेंट भी गुड्स और सर्विसेज पे ही स्पेंड करती है, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दिस ईयर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, ये इस साल की बात करें, इस साल गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, अगर 2025 है तो गवर्नमेंट 2025 में कितना स्पेंड करेगी, ये जो कंपोनेंट था ये 2024 के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये साल के पहले वाला साल T-1 उस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, राइट? तो ये जीटी क्या हो गया? गवर्नमेंट की रियल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दिस ईयर, जो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। मेक श्योर करना, ये याद रखो कि इसमें ट्रांसफर्स नहीं आते या पेंशन्स, ठीक है, ये इस स्पेंडिंग का हिस्सा नहीं है। पेंशन एंड एक क्या होता है, सब्सिडीज, है ना, सब्सिडीज, ट्रांसफर्स, पेंशन आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्पेंडिंग एक्टिविटी, राइट? ये याद रखना। तो ये हो गया जीटी कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट मेरे पास क्या है? अच्छा, इसमें आएगा क्या अगर ट्रांसफर पेंशन और सब्सिडी नहीं आएगा? इसमें आएगा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या स्पेंडिंग हो रहा है, मेरा डिफेंस के सेक्टर में क्या स्पेंडिंग है, मेरा कोई भी पब्लिक को मैं जो सैलरीज दे रही हूँ उसमें मेरा क्या स्पेंडिंग है, वो आता है जीटी में, ठीक है। अब एक हमारे पास बच गया लास्ट, विच इज टीटी। ये क्या है? ये है नेट टैक्स रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ध्यान से समझना। नेट टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है, एंड इन ईयर टी ऑफ कोर्स, ठीक है, कि इस ईयर की बात कर रहे हैं, तो नेट टैक्स रेवेन्यू क्या है, इसको ध्यान से समझो। नेट टैक्स रेवेन्यू, नेट टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि हमने कितने टैक्सेस कलेक्ट किए, सबसे पहले कुछ टैक्सेस हमने कलेक्ट किए होंगे, कितना टैक्सेस हमने कलेक्ट किए माइनस ट्रांसफर्स दैट वी हैव पेड आउट, ठीक है। एक देखो हमने कुछ टैक्सेस कलेक्ट किए होंगे, है ना, कुछ टैक्सेस कलेक्ट किए होंगे, फिर हमने कुछ दिए भी होंगे इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर्स। तो मान लो मैंने 100 रुपीज कलेक्ट किए इन टैक्सेस, और मैंने मान लेते हैं 20 रुपीज एज ट्रांसफर्स दे दिए, ठीक है, तो मेरा जो टी बना, मतलब जो मेरा नेट टैक्स रेवेन्यू, मेरे पास बचा कितना? मेरे पास 80 बचा, नेट टैक्स रेवेन्यू हो गया वो मेरा, ठीक है, कि मैंने टोटल कितने टैक्सेस कलेक्ट किए, मैंने ट्रांसफर्स में कितने पे आउट कर दिए। तो हमारा ये जो इक्वेशन ऊपर टोटल बनता है, ये क्या बना? ये क्या था? इंटरेस्ट ऑन डेट था ना ये, कि हमारा डेट पे क्या इंटरेस्ट है। दिस वाज हमारा स्पेंडिंग का कंपोनेंट, राइट, ये स्पेंडिंग का कंपोनेंट था, और ये कंपोनेंट क्या था? दिस वाज नेट टैक्सेस। तो ये क्लियर हो गया, ये तीनों कंपोनेंट, राइट। अब ये बताता है क्या, ये इक्वेशन बताता है कि जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट के पास टोटल डेफिसिट बनता है, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट यही होता है ना कि मेरी स्पेंडिंग ज्यादा है मेरे टैक्सेस से। तो गवर्नमेंट का जो टोटल डेफिसिट है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, या दो चीजें मान लो। एक तो इंटरेस्ट जो वो पे कर रही है अपने एग्जिस्टिंग डेट पे, ये तो मेरा स्पेंडिंग का पार्ट हो गया ना, मैं जो इंटरेस्ट डेट पे कर रही हूँ, इजंट दिस अ पार्ट ऑफ माई स्पेंडिंग? क्योंकि मुझे ये खर्च अपने जो टोटल मैंने बजट बनाया था उससे करना पड़ रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट मैं पे कर रही हूँ मेरे एग्जिस्टिंग डेट पे, ये मेरा खर्चा है, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट है जो मैं एग्जिस्टिंग डेट पे कर रही हूँ। एक तो डेफिसिट मेरा उस कंपोनेंट से बना है, and any gap that is between current spending which is GT minus revenue, ठीक है। तो ये जो गैप है ना, यहाँ पे ये गैप देखो, आई राइट इट डाउन हियर, ये जो गैप यहाँ पे दिख रहा है GT माइनस TT, ये अगर मान लो इसमें मेरा GT इज लार्जर देन माई TT, तो यहाँ पे भी एक गैप है ना, ये जो गैप है इस पे जो खर्चा हो रहा है ये इंक्लूड होगा इस डेफिसिट के अंदर,
ठीक है। अब व्हाई इज दिस इक्वेशन इंपॉर्टेंट, इससे क्या पता चलता है? लेट अस राइट द इक्वेशन डाउन हियर वंस अगेन. इट वाज डेफिसिट इन ईयर टी वाज इक्वल टू, क्या इंटरेस्ट है मेरे प्रीवियस डेट पे, इस साल मैंने कितने पैसे स्पेंड किए एज अ गवर्नमेंट, और मैंने नेट टैक्सेस कितने कलेक्ट किए हैं, राइट? इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस ये इक्वेशन से हम समझ क्या सकते हैं? इट गिव्स यू एन आइडिया कि जो हम न्यू डेट लेंगे उसका फ्लो बताता है ये. फ्लो कैसे बताएगा? मान लो देयर इज अ डेफिसिट, डेफिसिट है, ठीक है? तो डेफिसिट है और अगर मेरा यहाँ पे स्पेंडिंग ज्यादा है बाय गवर्नमेंट बट टैक्सेस मैं अभी भी कम ले रही हूँ, तो एम आई नॉट एडिंग अप टू द डेट? एम आई? राइट, आई एम एडिंग टू द डेट, क्योंकि डेट तो ऑलरेडी मैं इस ईयर भी लूंगी. यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है कि मेरी स्पेंडिंग अभी भी ज्यादा है मेरे टैक्सेस से, तो मैं डेट में ऐड कर रही हूँ, मैं उधार में और ऐड कर रही हूँ. नेक्स्ट ईयर का डेट लेवल बन क्या जाएगा? यहाँ पे ये देखो अच्छे से. नेक्स्ट ईयर मान लो या ये ईयर मान लो, प्रीवियस से कंपेयर करते हैं. बीटी, इस साल का जो मुझे डेट लेना है, ये डेट लेवल क्या होगा कि पिछले साल मैंने कितना डेट लिया था ऑलरेडी, एंड उसमें मेरी डेफिसिट, मेरे इस ईयर का डेफिसिट यहाँ पे आ जाएगा. इसका मतलब क्या है? अगर मान लो मेरा ये डेफिसिट जो है ना ये जीरो है, ये डेफिसिट मेरा मान लेते हैं जीरो है. इस डेफिसिट जीरो होने का मतलब है कि डेट मेरा सेम रहेगा, इस साल का भी डेट और प्रीवियस ईयर का भी डेट सेम रहेगा. दिस विल बी द सेम. लेकिन मान लो कि इस साल अगर मैं अपना डेट देखूं, पहले का जो मेरा डेट था उसमें मेरा डेफिसिट ऐड हो जा रहा है क्योंकि मेरी स्पेंडिंग अभी भी ज्यादा है. अगर डेफिसिट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? देखो, डेफिसिट अगर मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? डेफिसिट पॉजिटिव होने का मतलब है कि डेट इंक्रीज हो रहा है. ये वैल्यू कुछ तो है यहाँ पे जो इसके साथ ऐड हो रही है, तो डेट इंक्रीजेस. ठीक है. एंड इफ यू आर रनिंग अ सरप्लस, अगर गवर्नमेंट सरप्लस रन कर रही है, सरप्लस रन करने का क्या मतलब है? सरप्लस रन करने का मतलब है कि मेरा जो टैक्स, नेट टैक्स कलेक्टेड है, दिस इज ग्रेटर देन माय ओवरऑल स्पेंडिंग, एंड जो मुझे इंटरेस्ट पे आउट करना है इससे भी ज्यादा है ये चीज. तो मेरा जो नेट टैक्स कलेक्टेड है इट्स ग्रेटर देन माय स्पेंडिंग एट द गवर्नमेंट, और जो मुझे इंटरेस्ट पे आउट करना है ऑन माय प्रीवियस डेट. ठीक है. तो इस केस में डेट डिक्रीज हो जाएगा, राइट? डेट डिक्रीज हो जाएगा. तो मान लो मेरे पास पिछले साल से ही कुछ उधार है. ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. देखो, मान लेते हैं कि मेरा जो लास्ट ईयर डेट था BT-1, ठीक है, ये हम क्या अज्यूम करें? हम अज्यूम करते हैं कि ये 1000 था लास्ट ईयर, राइट? ये 1000 था. रियल इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 5% था. रियल इंटरेस्ट रेट वॉज 5%. तो अगर उसके हिसाब से यहाँ पे देखो, RBT-1 क्या हो जाएगा? तो हमारा RBT-1 क्या हो जाएगा? 5% ऑन 1000 क्या होता है? ये 50 होता है. ठीक है. अब मान लेते हैं हमारी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है टोटल, दैट इज 300. ठीक है. ये मान लेते हैं 300 रुपीज है. सबके आगे मैं ये लगा लेती हूँ. ठीक है. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग 300 रुपीज है और जो हम टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे सरप्लस चल रहा है. तो ये हम जो नेट टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं ये 320 है. तो अभी अगर हम डेफिसिट देखें तो डेफिसिट क्या होगा इस सिनेरियो में? डेफिसिट मेरा क्या हो जाएगा? देखो, प्रीवियस मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है? ऑलरेडी जो मैं डेट ओ करती हूँ उस पर 50 रुपीज मुझे पे करना है. गवर्नमेंट खर्चा कितना कर रही है? 300 गवर्नमेंट खर्चा कर रही है. नेट टैक्सेस कलेक्टेड कितने हैं? 320 है नेट टैक्सेस कलेक्टेड. तो जब इसकी मैथ्स हम करेंगे तो ये क्या आना चाहिए? यहाँ से आएगा 30. ठीक है. इसको एडअप करके देखेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 30. अब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है? इट हैज टू बोरो 30 रुपीज मोर, क्योंकि डेफिसिट 30 है. तो गवर्नमेंट विल बोरो 30 रुपीज मोर. और जब गवर्नमेंट 30 रुपीज बोरो करेगी तो यहाँ देखो बीटी क्या हो जाएगा, मतलब इस साल का डेट कितना हो जाएगा टोटल? इस साल का डेट हो जाएगा 1030 रुपीज, क्योंकि पहले से तो 1000 रुपीज था और हमने जो भी गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग की और जो टैक्सेस कलेक्ट किए वो मिला के जो आ रहा है वो 30 आ रहा है. ठीक है. टोटल इंटरेस्ट भी पे आउट कर दिया, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग भी कर ली, एंड दिस इज नेट टैक्सेस कलेक्टेड, उसके बाद 30 आ रहा है. तो हम एग्जिस्टिंग डेट में जब ऐड करेंगे तो इस साल का डेट कितना हो जाएगा? 1030 रुपीज हो जाएगा, राइट? ओके, लेट्स मूव अहेड. अब हम यहाँ देखते हैं कि एक्चुअली में हमने ऊपर देखा था कि हम रियल इंटरेस्ट रेट कंसिडर कर रहे थे, है ना? रियल इंटरेस्ट रेट आर कंसिडर कर रहे थे हम ये देखने के लिए कि हमारे प्री एग्जिस्टिंग डेट पे हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है. अब हम रियल इंटरेस्ट रेट होगा क्या वो देख लेते हैं पहले. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, nominal interest rate minus inflation is what your real interest rate is. मतलब मान लो तुमने अपने पैसे कहीं पे रखे हैं, ठीक है, और तुम्हें प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा वो 5% मिलेगा. ठीक है.
लेकिन इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तुम्हें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, साथ साथ इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो मान लेते हैं इन्फ्लेशन 2% है, 2% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तुम्हें इंटरेस्ट रेट क्या प्रॉमिस किया गया था कि आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बट तुम यहाँ एडजस्ट करके देखते हो कि अगर 5% से मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई भी 2% से बढ़ रही है, तो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3%। मतलब इफेक्टिवली तुम 3% ही कमा रहे हो। 5% तुम्हारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था, 2% तुमने इन्फ्लेशन माइनस किया, तो ये आ गया हमारा रियल इंटरेस्ट रेट। मतलब 3% ही मेरे पैसे बढ़ेंगे। तो इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हमेशा इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड होता है। ठीक है, अब हम रियल इंटरेस्ट रेट क्यों कंसिडर करते हैं जब हम डेट पे देख रहे हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, हम नॉमिनल क्यों नहीं कंसिडर करते? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट करते तो क्या होता, मान लेते हैं ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आई बी टी माइनस वन है ना, ये होता हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बाद जो हमें टोटल पेमेंट करनी होती। ठीक है, बट हम रियल इंटरेस्ट रेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। एक्यूरेट मेजरमेंट किस चीज का? एक्यूरेट मेजरमेंट इस चीज का क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में जो रियल बर्डन है, जो लोगों को लेटर टैक्स से पे करना पड़ेगा, ये जो हमने टोटल डेट पे जो गवर्नमेंट अमाउंट देगी, ये जो आरबीटी माइनस वन था, जो गवर्नमेंट प्री एग्जिस्टिंग डेट पे जो अमाउंट वो करती है, हमसे भी तो उतना ही चार्ज किया जाएगा ना। हमसे नॉमिनल के बेसिस पे नहीं चार्ज किया जाएगा, हमसे रियल इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। तो ये रियल बर्डन जो है इंटरेस्ट पेमेंट का जो रियल बर्डन है ये किस पे है, ये जनता पे है। और हम वो फिगर आउट एक्यूरेटली करना चाहते हैं कि वो है कितना। इसीलिए अगर हाई इन्फ्लेशन है तो नॉमिनल अमाउंट बड़ा दिख सकता है क्योंकि ये बड़ा होता है, बट रियल इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो छोटी हो सकती है। ठीक है, तो रियल इंटरेस्ट रेट लेना हमें एक बेटर पिक्चर दिखाता है हाउ मच ऑफ अ बर्डन जो है वो डेट का एक्चुअली में है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट्स व्हाट दे डू, दे टिपिकली रिपोर्ट द डेफिसिट। जो गवर्नमेंट का डेफिसिट होता है, दे रिपोर्टेड यूजिंग नॉमिनल इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। गवर्नमेंट हमें हमेशा नॉमिनल इंटरेस्ट पेमेंट से ही बताती है कि इतना हम पे डेफिसिट है अभी। बट हमने अभी क्या देखा कि हमें रियल इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करना चाहिए। जब हाई इन्फ्लेशन होगा तो ऐसा लग सकता है कि इन्फ्लेशन देखो, जब इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन जब हाई है तो ऐसा लग सकता है कि डेफिसिट बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, डेफिसिट में लुक बिगर। ठीक है, लेकिन जब हम रियल को लेते हैं तो हमें पता चलता है कि डेफिसिट इज नॉट दैट बिग। तो हमें ये पैनिक क्रिएट करने के लिए दे कैन बी मिसगाइडेड पैनिक, और पॉलिसी रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए हमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कंसिडर नहीं करके रियल इंटरेस्ट रेट कंसिडर करना चाहिए। और इस चीज को ना यहाँ पे आई जस्ट राइट अच्छे इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए जब हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट का। इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट का क्या मतलब है? क्लियरली यही कि हम जो डेफिसिट रिपोर्ट कर रहे हैं वी आर रिपोर्टिंग इट आफ्टर अकाउंटिंग इट फॉर इन्फ्लेशन। तो ये हो गया इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। हमने ये इक्वेशन अभी कंसिडर किया कि डेफिसिट जो है ईयर टी में दिस इज इक्वल टू दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अभी, है ना। अब इसका मतलब भी हमने देख लिया था कि इसका मतलब ये होता है कि इस पार्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया है हमने प्रीवियस डेट पे। इस पार्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है। और लास्ट पार्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने नेट टैक्सेस कितने कलेक्ट किए हैं, राइट। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बार बताओ। ये मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, देन विल कंसिडर कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं। ये इस साल का डेट है, ठीक है, दिस इज द न्यू डेट। ये पुराना डेट है, ये ओल्ड डेट है, एंड आई हैव इक्वेटेड इट टू डेफिसिट ऑफ दिस ईयर। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो अभी न्यू डेट बन के आया और जो पुराना डेट था, इन दोनों के बीच का जो गैप है, न्यू डेट अगर ओल्ड डेट से ज्यादा है तो किसकी वजह से ज्यादा है, कि हमारा डेफिसिट बन रहा था, राइट। हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमारा डेफिसिट यहाँ पे 30 आया था, 30 रुपीज। तो उसको हमने अपने पुराने डेट पे ऐड कर दिया, दिस वॉज बी टी माइनस वन। तो अगर यहीं पे हम कंसिडर करके देखें तो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे देखो बी टी, bt minus 1 is equal to deficit. This is what I've also mentioned there. अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 1030, ये था 1000, तो डेफिसिट 30 आया ना। तो यही मेंशन किया है मैंने यहाँ पे भी कि bt माइनस वन को हम डेफिसिट लिख सकते हैं। मतलब न्यू डेट और ओल्ड डेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस होता है कि डेफिसिट कितना है गवर्नमेंट का अभी। ठीक है, तो चेंज इन डेट इज इक्वल टू डेफिसिट। ये चेंज इन डेट है, ये पूरा चीज, दिस इज चेंज इन
डेट। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी टी माइनस बी टी माइनस वन। और डेफिसिट का हमने देखा था इक्वेशन, डेफिसिट का इक्वेशन क्या होता है, डेफिसिट का इक्वेशन वाज दिस, राइट। तो ये हमारे पास एक पूरा इक्वेशन बन के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा इक्वेशन बन के यहाँ पे आ जाता है। अब देखते हैं, चेंज इन डेट हमने देख लिया, चेंज इन डेट वाज न्यू बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट दिस ईयर। यही है कि न्यू बोरो हमने क्या किया है। अब डेट किस पे डिपेंड कर, मतलब ये जो चेंज इन डेट है ये किस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल डेट मेरे पास कितना था, करंट स्पेंडिंग मेरी कितनी है, और टैक्सेस, करंट टैक्सेस कितने हैं। तो अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करती है, मतलब अगर मेरा हाई बीटी माइनस वन है, मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा ओ करती है, तो बहुत सारा इंटरेस्ट देना होगा मुझे, लॉट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इवेंचुअली आर वाला कंपोनेंट तो इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो अगर जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और इफ इट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स इन टैक्सेस, अगर ये ज्यादा है जीटी, अगर बहुत ज्यादा है टीडी से, देन द गवर्नमेंट विल बोरो वेरी हाईली, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो करने लगेगी। ठीक है, अब लेट अस सी, इसको हम इस इक्वेशन को डिवाइड कैसे करते हैं। पहला इंटरेस्ट पेमेंट, ये वाला पार्ट अलग है, दिस पार्ट वाज इंटरेस्ट पेमेंट का पार्ट। ठीक है, द सेकेंड पार्ट, ये जो पार्ट है जी टी माइनस टी टी, इसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट है ये। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, वी आर आइसोलेटिंग, ठीक है, द पार्ट विच, देखो हमें क्या डिफरेंस देखना है कि विच पार्ट ऑफ द डेफिसिट इज ड्यू टू पास्ट बोरोइंग, ये जो पूरा पार्ट है ये पास्ट बोरोइंग से कौन सा पार्ट है, और मतलब पास्ट बोरोइंग से मतलब डेट, पास्ट बोरोइंग से कौन सा पार्ट है, और विच पार्ट इज ड्यू टू करंट पॉलिसी, करंट पॉलिसी से कौन सा पार्ट है, करंट पॉलिसी से ये वाला पार्ट है जीडी माइनस टीटी, ये तो पास्ट से रिलेटेड नहीं है ना, ईयर टी है ये। ठीक है, तो ये स्पेंडिंग और टैक्स डिसीजन से ये वाला पार्ट इम्पैक्ट हो रहा है, बट ये पुराने डेट पे ये वाला पार्ट इम्पैक्ट हो रहा था। तो जीटी माइनस टीटी इज आर प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट तो पता है सबको कि क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट इट्स ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन पास्ट बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट में क्या है, प्राइमरी डेफिसिट दिस इज द बजट शॉर्टफॉल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज बजट शॉर्टफॉल, बजट शॉर्टफॉल विदाउट काउंटिंग इंटरेस्ट पेमेंट, हम यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्लियर मतलब यही है कि जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो प्राइमरी डेफिसिट होगा, है ना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो प्राइमरी डेफिसिट होगा यहाँ पे। एंड अगर टीटी बड़ा है, टैक्सेस मेरे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी सरप्लस होगा, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट और प्राइमरी सरप्लस हमें क्लियर है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट कैन समटाइम्स अर्न अ प्राइमरी सरप्लस बट स्टिल इट माइट हैव एन ओवरऑल डेफिसिट। क्यों होगा, अगर मेरे पास प्राइमरी सरप्लस है फिर भी ओवरऑल मेरे पास डेफिसिट क्यों होगा, ओवरऑल डेफिसिट इसलिए होगा क्योंकि मैं जो इंटरेस्ट पे कर रही हूँ ना ऑन माई यू नो, वेट, ओवरऑल डेफिसिट, ओवरऑल डेफिसिट मुझे तब होगा प्राइमरी सरप्लस होने के बावजूद, मेरा टैक्सेस यहाँ पे ज्यादा है फिर भी मुझे ओवरऑल डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत हाई इंटरेस्ट पे कर रही हूँ अपने पास्ट डेट पे, मेरा डेट पास्ट का इतना हाई है, मैं उस पर इतना हाई इंटरेस्ट पे कर रही हूँ कि मेरा प्राइमरी सरप्लस होने के बाद भी मैं ओवरऑल डेफिसिट में ही हूँ यहाँ पे। और अगर यू रिमेम्बर दिस न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे मेरे नेट टैक्सेस कलेक्टेड ज्यादा थे, फिर भी देखो हमें डेफिसिट हुआ है 30 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पे जो ये 50 है ना, मतलब मैं जो अपने प्रीवियस साइड पे जो इंटरेस्ट पे करी हूँ दैट इज हाई, एंड उसकी वजह से मेरा कुछ ना कुछ करके डेफिसिट आ ही रहा है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ओवरऑल हमें डेफिसिट हो सकता है। तो अब हमने इक्वेशन को कैसे ब्रेक डाउन कर लिया है कि बीटी माइनस बीटी माइनस वन, यहाँ पे हो गया ये डेट से मेरा लेना देना है इस पार्ट का, और ये पार्ट किस पर डिपेंड करता है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट पहले तो देख लो, ये पार्ट क्या है, ये चेंज इन डेट है ना, कि न्यू डेट और ओल्ड डेट में डिफरेंस कितना है, दिस इज चेंज इन डेट। एंड राइट हैंड साइड में क्या है, इंटरेस्ट इन एक्सिस्टिंग डेट प्लस प्राइमरी डेफिसिट। सो लास्टली वी विल सी कि हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये था, आर बी टी माइनस वन प्लस जी टी माइनस टी टी, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि ये हमें पता है कि हमारे प्राइमरी डेफिसिट का पार्ट है ना, तो हम इसको सेपरेट लिखते हैं दिखाने के लिए कि क्या चीज इस साल के फिजिकल प्लानिंग से हो रही है और क्या चीज पहले से की है, जो ये हमारा पुराने डेट पे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमारा वी आर स्टार्टिंग विद दिस। अब एक चीज इसमें होती है, हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, वी आर एडिंग बी टी माइनस वन टू बोथ साइड्स, लेट मी राइट दैट डाउन फर्स्ट, वी आर एडिंग बी टी माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम दोनों साइड पे बी टी माइनस वन ऐड करें, ऐड करने पे, अच्छा यहाँ पे ऐड करेंगे बी टी माइनस वन ऑलरेडी है, हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, राइट। इस साइड भी ऐड करेंगे,
इस साइड ऐड करो बी टी माइनस वन प्लस आर बी टी माइनस वन प्लस दिस वन। फिर ये पार्ट हमने यहाँ लिख दिया। अब जब हम इसको फाइनली लिखेंगे इस इक्वेशन को तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। हमने यहाँ से कॉमन ले लिया बी डी माइनस वन को एंड वी हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया बी डी माइनस वन को, तो यहाँ वन प्लस आर बचा और यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन यहाँ पे बन के आता है। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन के आया एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे वन प्लस आर बी टी माइनस वन क्या बता रहा है, वन प्लस आर बी टी माइनस वन का क्या मतलब है, दिस शोज दैट लास्ट ईयर डेट ग्रोज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट ईयर year's debt is growing, ठीक है, ड्यू टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आर, है ना। लास्ट ईयर का डेट ग्रो करता है, डेट ग्रो करने का मतलब है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट लगेगा तो डेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमें क्या बता रहा है कि लास्ट ईयर का डेट बी टी माइनस वन, लास्ट ईयर का डेट था उस पर वन प्लस आर टोटल हमें वैल्यू लगेगी एंड लास्ट ईयर का डेट ग्रो करता है ड्यू टू इंटरेस्ट। ये पोर्शन ये बताता है एंड जी टी माइनस टी टी ये क्या बताता है, ये न्यू बोरोइंग्स है हमारी, न्यू बोरोइंग और प्राइमरी डेफिसिट, न्यू बोरोइंग ड्यू टू एक्चुअली प्राइमरी डेफिसिट। इसका क्या मतलब है, प्राइमरी डेफिसिट तो हमें पता था कि डेफिसिट तो हो ही रहा है ना, डेफिसिट तो हो ही रहा है क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो ज्यादा है, डेफिसिट तो हो रहा है। लेकिन डेफिसिट हो रहा है तो डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट हमेशा करती क्या है, गवर्नमेंट हमेशा बोरो करती है, तो दिस विल बी न्यू बोरोइंग। ठीक है, तो ये पोर्शन न्यू बोरोइंग के बारे में बताता है। तो ये जो बीटी है, बीटी क्या है, टोटल डेट फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो बीटी इज टोटल डेट दिस ईयर, दिस इज इक्वल टू योर ग्रोन पास्ट डेट, जो तुम्हारा पास्ट डेट था बट इट हैज ऑलरेडी ग्रोन, सो इट इज इक्वल टू ग्रोन पास्ट डेट प्लस न्यू बोरोइंग। ठीक है, दिस ईयर, इस साल जो हम नया बोरोइंग करने वाले हैं, न्यू बोरोइंग दिस ईयर, तो हमारा टोटल डेट इस साल का ग्रोन पास्ट डेट प्लस न्यू बोरोइंग दिस ईयर के बराबर है। ठीक है, एंड एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस डू वन एग्जांपल and let me also rewrite the equation which was bt 1 plus r dt minus 1 plus gt minus dt। यह इक्वेशन था हमारा, है ना। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि लास्ट ईयर का डेट जो था, लास्ट ईयर्स डेट ये था 100 रुपीज, लास्ट ईयर्स डेट वॉज 100 रुपीज। ठीक है, और रियल इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट वॉज 5। ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट 5% था। तो अगर हम इक्वेशन में भी पुट करें कि लास्ट ईयर का डेट वाज 100, इक्वेशन में पुट करो तो 1 प्लस आर बी टी माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5, यहाँ पे 100 है तो ये टोटल 105 रुपीज आ जाएगा, राइट, ये टोटल 105 रुपीज आ जाएगा। इफ दिस ईयर द गवर्नमेंट स्पेंड रुपीज 60 मान लेते हैं। ठीक है, तो जीटी की वैल्यू क्या हो गई, जीटी की वैल्यू हो गई 60, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग रुपीज 60 एंड मान लेते हैं दैट इज कलेक्टिंग रुपीज 50। ठीक है, टोटल कलेक्शन मेरा 50 रुपीज का, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया मेरे यहाँ पे, प्राइमरी डेफिसिट देख लो, प्राइमरी डेफिसिट इज रुपीज, ये आई एम ट्राइंग टू राइट डेफिसिट, डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट हो गया मेरा रुपीज 10 का, क्योंकि मेरा 60 है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड 50 है मेरा टैक्स कलेक्टेड, तो मेरा प्राइमरी डेफिसिट हो गया 10 रुपीज का। तो इस साल का मेरा डेट कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है विच इज रुपीज 105। रुपीज 105 मुझे कितना ऐड करना है, रुपीज 10 ऐड करना है, क्योंकि भाई मेरा प्राइमरी डेफिसिट और मैं इतना ही बोरो करूंगी इस साल, क्योंकि मुझे इतने की ही नीड है, इतना ही मैं बोरो करूंगी। तो मेरा बीटी क्या हो जाएगा, इट विल बी 115 रुपीज। तो ये डेट देखो, दिस वॉज माई ग्रोन पास्ट डेट, दिस वॉज माई ग्रोन पास्ट डेट, ये जो है 10 का जो मुझे डेफिसिट है मैं इतना ही बोरो करूंगी, तो मेरा जो न्यू डेट हो गया दैट इज इक्वल टू रुपीज 115। ओके, so we have understood from this entire section that last year ka debt, this was with plus interest, and this is we are adding here the new borrowing due to current policies. Okay, okay, so with this we end this particular topic right here.